हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा दिया था। तो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक जो है वो चार्टर एक्ट 1813 है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी शॉर्ट है और मैंने काफ़ी शॉर्ट और क्रक्स ऑफ द स्टोरी बताई है। आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में बताया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चार्टर एक्ट 1813 क्यों लाया था? उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो चार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, उसे रेन्यू करने के लिए चार्टर एक्ट 1813 लाया था। ठीक है, कितने साल के लिए रेन्यू उन्होंने दोबारा करने के लिए लाया था? क्योंकि 1600 से क्वीन एलिजाबेथ के टाइम से वो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली हुई थी कि ईस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में, ईस्टर्न कंट्रीज में आप ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी दूसरी कंपनी नहीं आएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइड से। तो ये मोनोपोली मिली हुई थी। बट जब चार्टर एक्ट 1813 आया तो उन्होंने इसे 20 साल के लिए रेन्यू किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो क्या क्या चेंजेस हुए, क्या चीज़ सेम था, तो ये पढ़ लेते हैं। मोनोपोली ऑफ ट्रेड, इसमें मेजर चेंजेस हुए। अभी तक आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पढ़ा था और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा था। तब तक आपने देखा था कि कोई चेंजेस नहीं हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी इंडिया और ईस्टर्न कंपनीज में ट्रेड करने का। बट इस टाइम एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1813 में मेजर चेंजेस किए गए, जिसमें मोनोपोली ऑफ ट्रेड में चेंजेस किए गए हैं। ओके, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब वो ईस्टर्न कंट्रीज में और इंडिया में सिंगल मोनोपोली नहीं मिली थी कि वही एक कंपनी आ करके यहाँ पे ट्रेड कर सकती। इसमें मेजर चेंजेस किए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ टी ट्रेड कर सकती है और ट्रेड विद चाइना में उसको मोनोपोली मिली थी, बाकी सारी कंट्रीज में नहीं मिली थी। तो ऐसा क्या रीजन हो गया कि भाई इतना बड़ा चेंजेस कर दिया गया? क्या रीजन था, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब बाकी भी कंपनीज आ सकती थी इंडिया में और ट्रेड कर सकती थी ईस्टर्न कंट्रीज में। तो रीजन पढ़ लेते हैं कि क्यों उसकी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की रिमूव कर दी गई। तो नेपोलियन जो थे, नेपोलियन उन्होंने कैप्चर कर लिया था यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज को। ठीक है, और उनका नेक्स्ट टारगेट था नेपोलियन का ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को उन्होंने सोचा कि कैसे कैप्चर किया जाए। तो भाई किसी को भी अगर मान लीजिए नॉर्मल टाइम में भी इंसान को तोड़ना है तो सबसे पहले पैसे से तोड़ो। ठीक है, तो इकोनॉमिक उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश की। तो नेपोलियन ने यूरोपियन कंट्रीज को बोल दिया कि भाई आपको जो भी ट्रेड करना है वो आप ब्रिटेन के साथ नहीं करेंगे। समझ में आया? तो जो ब्रिटेन इतना ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल उसमें एकदम नंबर 1 पे था, टॉप पे था। जितनी भी उसकी कंपनीज जो ब्रिटेन में थी वो डील कर रही थी यूरोपियन कंट्रीज से। अब उनके लिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब वो ये बात लेकर के पहुंचे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लेकर के पहुंचे कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि भाई इंडिया में जो और ईस्टर्न कंट्रीज में जो ट्रेड का मोनोपोली आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी हुई है वो प्लीज़ मुझे हम लोगों को भी दे दीजिए, क्योंकि हम लोग के यूरोपियन कंट्रीज के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो उन लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी और बात सुन करके ये मोनोपोली में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली में मेजर चेंजेस कर दिया कि वो टी ट्रेड कर सकती है और ट्रेड विद चाइना कर सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोली भैया यही मिल गया, यही बहुत है। अब वो क्या था कि जितनी भी ब्रिटेन में जितनी भी कंपनीज थी अब वो इंडिया आ सकती थी और ईस्टर्न कंपनीज में भी ट्रेड कर सकती थी। ठीक है, और जब वो इतनी पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली थी आने वाली, और अब क्या है कि बाकी भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है। उसके आगे क्या हुआ, इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट हुआ और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई। और क्योंकि उनके प्रोडक्ट के सामने इनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था तो लोग वो चीज़ें ज़्यादा परचेज कर रहे थे, तो काफ़ी बैडली इम्पैक्ट हुआ।
इंडस्ट्रीज़ को, और कुछ कंपनीज तो इंडिया की ख़त्म ही हो गई। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। अब इसमें हम लोगों ने 6 पॉइंट से बाकी सारी चीज़ें भी कवर की हैं, 6 पॉइंट से ये भी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे मोनोपोली ऑफ ट्रेड हम लोगों ने पिछले सारे टॉपिक में भी पढ़ा था, इस चार्टर एक्ट में भी मोनोपोली ऑफ ट्रेड पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहता है कंट्रोल ऑफ कंपनी, उसके बाद रहता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद रहता है सेंट्रल लेजिस्लेशन, उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, और लास्ट में रहता है रेवेन्यू। तो अगर आप ये 6 टॉपिक बता करके आप डिफाइन कीजिएगा या आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पता रहेगा कि हाँ बंदे को टू द पॉइंट बातें पता है। कोई टीचर इतना लेंदी भी कहानी पढ़ना नहीं समझ में आता, वो पॉइंट्स पढ़ करके समझ में आ जाता है कि हाँ सामने वाले जो बंदा जो स्टूडेंट है जो लिख रहा है पेपर, उसको भी नॉलेज है इस चीज़ की। ठीक है, तो मैंने मोनोपोली ऑफ ट्रेड इसमें पढ़ा दिया है। नेक्स्ट हम लोगों का होगा कंट्रोल ऑफ कंपनी। तो कंट्रोल ऑफ कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था उसमें वो जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल जो थी पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 24 जो थे नंबर्स में वो हैंडल कर रहे थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में उसे सेपरेट कर दिया गया। अब 24 जो डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैंडल कर रहे थे, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 शख्स थे वो हैंडल कर रहे थे। उसमें से एक जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, 4 प्राइवेट काउंसिल थे जिन्हें किंग ने मतलब हायर किया था, और एक एक्सचेकर थे। ठीक है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की तरह ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट में चेंज किया गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ हमेशा 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहते थे, और सेम बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहते थे। बट पिट्स इंडिया एक्ट में चेंज कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनके पास अब 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ताकि वो कोई भी लॉ बनाए और कोई भी बिल पास करें तो उसमें अगर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी सपोर्ट मिल जाएगा तो 2-2 पे ड्रॉ हो सकता है। बट साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर भी दे दिया गया था, जिसमें उनको मतलब वो डिसीजन उसको ले सकते थे। ठीक है, तो सेम ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी हुआ, जिसमें से एक कमांडर इन चीफ थे और 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। मतलब उसमें सब में एक एक गिनती जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो बंद खत्म कर दी गई और 3 कर दिया गया। तो सेम वही चार्टर एक्ट 1813 में भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। सेंट्रल लेजिस्लेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि सेंट्रल लेजिस्लेशन में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जिसमें उनके साथ 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, ताकि वो कोई भी बिल पास करें या लॉ पास करें तो उसमें एक भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ड्रॉ अगर हुआ तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर भी दे दिया गया था, जिसमें वो अपना लॉ या बिल पास कर सकें। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुई। और फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में था, उनका भी सेम लाइन था कि भाई उनके साथ भी 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर दिए थे, ताकि वो कोई डिसीजन ले तो कोई एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी सपोर्ट कर दे तो उनको फिर उनके पास पावर थी तो वो लॉ या बिल पास कर सकते थे। ठीक है, तो ये इसमें इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुए। एडमिनिस्ट्रेशन में, सेंट्रल लेजिस्लेशन में, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, ये 3 पॉइंट आपके बिल्कुल सेम हैं। जो चेंजेस किए गए थे वो मोनोपोली ऑफ ट्रेड में किए गए थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग का लास्ट जो पॉइंट था वो रेवेन्यू से रिलेटेड था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आप देख सकते हैं कि भाई रेवेन्यू जो था पहले एक साथ कैलकुलेट किया जाता था, मतलब कि कॉमर्शियल ट्रेड से जो पैसा आया, और सॉरी इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जब आप पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें एक चेंज किया गया था, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से जो पैसे आए थे प्लस जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजीशन थी उसको चेंज करके ब्रिटिश पोजीशन कर दिया गया। मतलब कंट्रोल कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया। जो अब जितनी भी एरिया कैप्चर की गई है इंडिया में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं, वो
ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है उसके ऊपर, प्लस सॉल्ट टैक्स ये था। तो ये चीज़ें, ये सबके रेवेन्यू जो कैलकुलेट होते थे, रेवेन्यू फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटी ट्रेड प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ब्रिटिश पोजीशन, ये प्लस सॉल्ट टैक्स, ये 7 कैलकुलेट होते थे। बट चार्टर एक्ट 1813 में ये चेंज किया गया कि भाई जो कमर्शियल ट्रेड के थ्रू पैसा आएगा उसको सेपरेट कैलकुलेट किया जाएगा, और जो ब्रिटिश पोजीशन से जो पैसा आएगा सॉल्ट टैक्स प्लस सॉल्ट टैक्स जो पैसा आएगा उसे अलग कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसको सेपरेट कर दिया गया था, समझ में आया आपको? ये इसमें चेंज किया गया। प्लस अब ये हम लोगों ने 6 पॉइंट कवर अप कर लिए हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी चार्टर एक्ट 1813 में की गई थी, जो आप समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज तक तो भाई ट्रेडिंग करती आई, कैप्चर करती आई, बट उन लोगों ने इंडियन के कुछ एजुकेशन पे पैसे नहीं लगाए। तो इसमें ये बोला गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आप ट्रेड करेगी, बट 1 लाख रुपए आप इंडिया के लोगों की पढ़ाई पे खर्चा करोगे, उनको बुक दिलाना, स्कूल्स खोलना, उनके लिए टीचर्स हायर करना, इन सब चीज़ों पे वो पैसे खर्च होंगे। तो ये एक चीज़ें चार्टर एक्ट 1813 में की गई थी। नेक्स्ट एक पॉइंट था कि पहले जो कोर्ट थी वो सिर्फ इंडियंस को कन्विक्ट करती थी, राइट, बट अब जो 1813 में जो चेंजेस लाए गए उसमें ये कहा गया कि भाई जो यूरोपियंस जो इंडिया में रह रहे हैं अब कोर्ट उन्हें भी कन्विक्ट कर सकती है, ठीक। तो ये चेंजेस लाए गए। लास्ट जो चेंज है वो था भाई क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, जो अपने धर्म का प्रचार, जो क्रिश्चियन थे वो नहीं फैला पा रहे थे इंडिया में, उनको आना अलाउड नहीं था, वो चार्टर एक्ट 1813 में उनको अलाउ कर दिया गया। तो ये था चार्टर एक्ट 1813। तो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा मुझे। मैंने अपने साइड से शॉर्ट और सिंपल स्टोरी में आपको बताने की कोशिश की है, तो आप वो चीज़ बताइएगा प्लीज़। मेरा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एक बुकिश लैंग्वेज नहीं है, एक शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।